नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस में हूं आपके साथ रिया डंगवाल। तो लोकतंत्र के महापर्व का छठा चरण है और सुबह 7 बजने के साथ ही मतदान शुरू हो चुका है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। इसमें बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल शामिल है। तो ये वो 8 राज्य हैं जिनकी 58 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजने के साथ ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि ये 8 राज्य बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। अब किस राज्य की कितनी सीटों पर वोट डाले जाने हैं ये भी आपको बता देते हैं। यूपी की 14, झारखंड की 4, दिल्ली की 7, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल की 8, हरियाणा की 10 सीटें, बिहार की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग शुरू हो गई है। तो आज लोकतंत्र के महापर्व का छठा चरण है। ऐसे में 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजने के साथ ही शुरू हो गई है। इन 8 राज्यों में बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल है। तो ये वो 8 राज्य हैं जिनमें वोटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि किस राज्य में कितनी सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें यूपी में ही हैं। यूपी की 14 सीटों पर, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल की 8, हरियाणा की 10 सीटें, बिहार की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग चल रही है। तो सुबह 7 बजने के साथ ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आज वोट डाले जाएंगे। लोकतंत्र के महापर्व का आज छठा चरण और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ये चुनाव अपने अंतिम चरण यानी 7वें चरण की ओर आगे बढ़ रहा है। 5 चरणों के लिए मतदान पहले ही संपन्न हो चुका है। आज बारी छठे चरण की है और आज जैसे ही मतदान जो है चल रहा है, इसके साथ ही धीरे धीरे चुनाव अपने अंतिम चरण यानी 7वें चरण की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव अपनी एंडिंग की ओर आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि आज छठे चरण की वोटिंग, 1 जून को 7वें चरण के लिए वोटिंग और 4 जून को नतीजे। तो चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज। आज 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। इसमें यूपी की 14, झारखंड की 4, दिल्ली की 7 और ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल की 8 और हरियाणा की 10 सीटें, बिहार की 8 सीटें और जम्मू कश्मीर की 1 सीट इसमें शामिल है। आपको बता दें कि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज दिल्ली की सभी 7 सीटों पर यानी राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, लोकसभा का ये महासंग्राम 2024 का, जिसमें आज कई दिग्गजों की साख दांव पर है। ऐसे में लगातार लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल तेज है। तो बात जब दिल्ली की करें तो 7 सीटों पर वोटिंग, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। इस बार आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे के समझौते के तहत आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, तो जबकि कांग्रेस जो है 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब जो 7 सीटें दिल्ली की हम आपको बता रहे हैं, उसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट, चांदनी चौक की सीट, उत्तर पश्चिम दिल्ली की सीट, नई दिल्ली की सीट, पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली, ये वो 7 सीटें हैं दिल्ली की जिनमें आज वोटिंग होनी है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। एक बार फिर से आपको बता दूं, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, चांदनी चौक की सीट, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और इसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली, ये वो 7 सीटें हैं जिनमें वोट डाले जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में किस तरह से हलचल है
सिद्धार्थनगर में किस तरह से हलचल है, ये जानने के लिए सीधे संवाददाता का रुख कर लेते हैं। राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, जिस तरह से सुबह 7 बजने से ही वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, आप किस पोलिंग बूथ पर मौजूद है और कैसी हलचल देख पा रहे हैं? भैया, मैं आपको बता दूं कि मैं सिद्धार्थनगर जिले के संबोधित विद्यालय चित्री प्रथम पे हूँ, जहाँ सुबह से ही लाइन लगती है। मतदाता भी यहाँ पहुँचे हैं। लगभग 20 लाख मतदाता हैं, 10 लाख पुरुष और 9 लाख महिलाएं होकर अब प्रत्याशी का भाग्य आज ईवीएम में तय करने जाए। कुछ लोग यहाँ वोटर भी उनसे बात करते हैं, किसी मुद्दों पर वो वोट करें। क्या नाम आपका? राजनीति मुद्दों को लेकर जो है आप वोट करोगे? क्या नाम है? किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? पहले जो वोटर करता है इन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। अच्छा, लोगों को कहना कि शिक्षा, बेरोजगारी मेन मुद्दा है, तो इन सब पे काम करेगा। जी बिल्कुल राकेश, साथ ही ये भी बताएं कि जिस तरह से हलचल जो है तेज हो चुकी है, सुबह 7 बजने से वोटिंग जो है शुरू हो चुकी है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या समीकरण आप बनते हुए देख रहे हैं? कौन से प्रत्याशी का पलड़ा आपको कितना ज्यादा भारी दिख रहा है? जी, आपको बता दूं कि यहाँ सिद्धार्थनगर से नमिता पाल भाजपा से हैं, तो वहीं कुशल तिवारी सपा से हैं गठबंधन के प्रत्याशी। तो दोनों में कांटे की लड़ाई बताई जा रही है। अभी तो वोटर साइलेंट है, अभी तो वोट कर रहे हैं। मतदान के बाद ही पता चल पाएगा कि कितना पल्ला भारी है। और फिलहाल कहा जाए तो दोनों में कांटे की लड़ाई बताई जा रही है। साथ ही राकेश, जिस तरह से समीकरण आपने बताया कि काफी ज्यादा कांटे की यहाँ पर टक्कर दिख रही है, यहाँ पर अगर बात करें प्रत्याशी जो है उनका, एक बार उनके बारे में थोड़ा डिटेल अगर आपके पास हो। आपको बता दिया जहाँ एक ब्राह्मण चेहरा उनके सामने है, वहीं अगर ब्राह्मण करता तो कहीं न कहीं जो है भाजपा को टक्कर देगी। तो जिस तरह से हमने आपको बताया, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर, वहीं दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजने के साथ ही शुरू हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें, कई दिग्गजों की साख भी इस दौरान दांव पर है। जैसे दिल्ली से अगर बात करें तो कन्हैया कुमार दावेदारी पेश कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मेनका गांधी उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर सीट से। तो कई सारे दिग्गज जो हैं, आज उनकी किस्मतों का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। जिस तरह से हमने आपको बताया, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 14, झारखंड की 4, दिल्ली की 7 सीटें, हरियाणा की सभी 10 सीटों, बिहार की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिस तरह से दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। सबसे पहले आपको बता दें 7 सीटें कौन सी है। दिल्ली की उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट, चांदनी चौक की सीट, उत्तर पश्चिम दिल्ली की सीट, नई दिल्ली की सीट और पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली पश्चिमी दिल्ली की सीट। इसमें सबसे पहले अगर बात करें उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट, तो कांग्रेस की ओर से कन्हैया कुमार यहां पर प्रत्याशी हैं। वहीं लोकसभा सीट पर चुनाव दिलचस्प इसी के साथ हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से पूर्व अध्यक्ष वो जेएनयू के रह चुके हैं, वहीं बीजेपी से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी यहां पर फिर से दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो कई सारे दिग्गज जो है उनकी साथ दांव पर है, चाहे वो दिल्ली की उत्तर पूर्वी दिल्ली की ये सीट हो जिससे मौजूदा सांसद मनोज तिवारी, या फिर उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट जहां से मौजूदा सांसद मेनका गांधी फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज, क्योंकि अब ये चुनाव अपनी एंडिंग की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में 7वें चरण के साथ ही चुनाव संपन्न हो जाएगा।
आज छठे चरण की बारी है, उसके लिए मतदान जो है सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। ग्राउंड पर आपको लिए चलेंगे, वहां से भी आपको मौजूदा स्थिति बताएंगे किस तरह से वहां पर हलचल तेज है, लोगों में कैसा जोश, कैसा उत्साह। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी और डिटेल दे दें कि 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज वोटिंग है, जिसमें बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। जौनपुर में किस तरह से स्थिति है, किस तरह से समीकरण है, कैसी हलचल है, ये जानने के लिए सीधा आपको जौनपुर लिए चलते हैं। हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं जौनपुर से। विवेक, सबसे पहले आप बता दीजिए कैसी स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह 7 बजने के साथ ही वोटिंग शुरू हो चुकी है, 12 मिनट के लगभग का समय बीत चुका है। कैसी हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, सुबह के 7 बज चुके हैं। जौनपुर में आज 14 प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला होना है। तो सबसे पहले आप तस्वीरों में जहां हम खड़े हैं, जो कि सागन के विधानसभा क्षेत्र है, और बूथ पर जो है लोग जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जौनपुर में कुल बात करें 19 लाख से अधिक मतदाता है। आज 14 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद होगा। जब 4 जून का ईवीएम का पिटारा खुलेगा, जौनपुर का सांसद कौन होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले वोट लेकर आ रहे हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम जी है। और राम जी, आज आप वोट दे के आ रहे हैं, किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहो, मुद्दा क्या रहेगा इस बार? विकास और देश आगे बढ़े, इसी मुद्दे पे मैंने वोट दिया, न कि मैंने किसी पार्टी बेच दिया। अब मुझे खुशी होता है कि इस चुनावी त्योहार में मैं हमेशा कई वर्षों से पहला वोट डालता हूँ। मेरे अंदर वो वोट डालने की इतना जज्बा रहता है, खुशी रहता है कि मैं क्या बताऊँ, मैं उसे शब्दों में नहीं बयां कर सकता। और इस चुनावी त्योहार में मैं पहला वोट डालता हूँ हर बार, और आज भी मैं वही किया। पहले मतदान फिर जलपान, और लोगों से आग्रह करता हूँ कि इस चुनावी त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कैसा सांसद चाहते हैं? सांसद नहीं, हम देश का पीएम चुन रहे हैं। हमें सांसद और पार्टी नहीं चाहिए, हमें देश का वो पीएम चाहिए जो पड़ोसी मुल्कों से नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक भारत का नाम रोशन कर सके। और बिल्कुल आपने देखा जो जिस तरह से लोगों में उत्साह है, लोग मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। हालांकि जो है लोग कहना है इस बार जो है विकास के मुद्दे पर, राष्ट्र के मुद्दे पर वोट करेंगे। जी विवेक, जिस तरह से सबसे पहले किस पोलिंग बूथ पर मौजूद है, और अगर और भी लोगों से पॉसिबल हो पाए तो बात करिए, जानिए कि सुबह सुबह वोट देने आ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, और लोगों को जो अभी तक घरों से बाहर नहीं निकले हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? और बिल्कुल जो है धीरे धीरे जो है मतदान केंद्रों पर जो है लोग पहुंच रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर के बाद जब सूरज की तापमान बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है थोड़ा से लोग घरों से कम निकलेंगे। लेकिन जो अभी 6 चरणों जो मतदान है, 5 चरण हो चुके हैं, कहने की जो मतदान प्रतिशत कम थी, जिला प्रशासन से लेकर जो है तमाम सामाजिक संस्था अब जो है मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बात करें तो कुछ युवा और है। आज किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, तो मुद्दा क्या रहेगा? जेएन में क्या है मुद्दा? तो सर इस बार हमारा ये रहेगा कि बेरोजगारी हटाई जाए, भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, अमीर वाली को खत्म की जाए। क्योंकि सर आप सोच सकते हैं कि एक नौजवान बेचारा 19 साल तक दौड़ता रहता है, और बताइए वो 4 साल बाद यानी कि 24 साल की उम्र में बेरोजगार हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों को नजर में रखते हुए मैं ये कोशिश करूंगा कि परिवर्तन होना चाहिए। और बिल्कुल जो है लोग परिवर्तन करने के लिए वोट दे रहे हैं, विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। और हालांकि जो है जौनपुर में जो है अभी मतदान शुरू हो चुके हैं। जौनपुर में लगभग 1100 से अधिक बूथ बनाए गए हैं, और सभी का जो है भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद होगा। हालांकि आपको तस्वीर एक बार और दिखा दे, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। आप देख सकते हैं मतदान केंद्रों पर जो है पैरामेट्रिक फोर्स हुए और जिला प्रशासन, वो तमाम जो है पुलिस फोर्स लगाए गए हैं, और जो है लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर लगातार इंडिया वाइड। बिल्कुल, यानी तैयारियां पूरी है, अब बस जनता की बारी है कि घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। साथ ही विवेक, जिस तरह से 2019 में जौनपुर सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, बीएसपी ये सीट जीती थी। हालांकि 2014 में जब मोदी लहर थी तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट गई थी। अब की बार हमने देखा कि फिर से यहां पर कमल खिल सके, इसके लिए तमाम रैलियां करी गई, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज हो। अब की बार किस तरह से समीकरण देख पा रहे हैं? बात करें लड़ाई बेहद दिलचस्प है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी दमखम के साथ चुनाव लड़े, तो वही भाजपा। और तीसरे पे हम बात करें बहुजन समाज पार्टी, जो कि मौजूदा सांसद एक बार फिर मैदान में है,
और अभी देखा गया हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक चाहे मोदी जी हुए चाहे योगी जी हुए, सभी ने जो है कमल खिलाने के लिए जनता के बीच पहुंचे थे। मोदी जी ने भी एक जनसभा किया तो उन्होंने कहा था कि जो ईवीएम के सामने जो बटन दबेगी हमारी प्रत्याशी की नहीं लेकिन मोदी के नाम से बटन दबेगी। हालांकि जो इस बार जो है लोग पहुंच रहे, आज किसी पार्टी के नाम से इंडिया वाइज नहीं ले रहा है, जनता से लगातार सवाल कर रहा है कि इन मुद्दों पर वोट करेंगे। अब जब लोकतंत्र का महापर्व है तो हर कोई जो है हर्षोल्लास के साथ तो बूथ पर पहुंच रहा है और लोगों का कहना है कि इस बार जो है अच्छे सांसद चुनेंगे। और फिलहाल 4 जून को जो नतीजा आएगा किसके पक्ष में आता है ये देखने वाली बात। लेकिन इंडिया वाइज की टीम लगातार लोगों से अपील कर लोग घरों में निकले, मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। जी बिल्कुल विवेक, और यही अपील जो है बार बार तमाम जनप्रतिनिधियों और सभी के माध्यम से करी भी जा रही है कि सबसे पहले मतदान फिर जलपान। लेकिन हालांकि अगर बात करें इससे पहले जितने भी चरण बीते हैं चुनाव के, सबसे कम मतदान प्रतिशत उत्तर प्रदेश का रहा है। अब की बार ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग घरों से बाहर निकले और गर्मी एक फैक्टर ना रहे, गर्मी को छोड़कर लोग सुबह पहले अपना बाकी जो तमाम काम है उनसे पहले मतदान करें। इसके लिए क्या कुछ पहल अब की बार, क्या कुछ तैयारियां? देखिए जैसे जैसे तापमान बढ़ेगी वैसे सियासी भी तापमान का जो है ग्राफ बढ़ेगा, क्योंकि जैसे आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो है लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। लगभग जो है 7:17 हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग जो है खुशी से जो है मतदान करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी सुबह का समय है, थोड़ा सा मौसम ठंडा है। जैसे जैसे सूरज का जो है पारा बढ़ेगा, कहने के मतदान प्रतिशत एक बार थोड़ा डाउन होगा, लेकिन फिर शाम को भी मतदान बढ़ेगा। लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी लगातार लोगों से अपील कर रहा है लोग जो है मतदान केंद्रों पर पहुंचे और मतदान करें। अभी सुबह से ही जो है लाइनों की लंबी कतार लग चुकी है, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। युवाओं में एक अलग से जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि युवा जो है जो पहले मतदाता है वो मतदान केंद्र पर पहुंचे। कुछ लोग और हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम सर अपना? और दिनेश जी, आज किसी पार्टी का नाम नहीं, आज मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा विकास। क्या विकास कैसा सांसद चाहते हैं? विकास के ऊपर सांसद कैसा होना चाहिए? पिछले 5 सालों में कितना बदलाव आपने देखा? बहुत बदलाव हुआ। मौजूदा सांसद ही फिर मैदान में है? मौजूदा सांसद तो मैदान में है, मगर भाजपा कोई दूसरा बिल्कुल जो है हर कोई जो है विकास के मुद्दे पर वोट देना चाह रहा है और राष्ट्र के मुद्दे पर वोट देना चाह रहा है। बिल्कुल, यानी विवेक नाम नहीं, सिर्फ अब की बार काम पर जो है वोट डाले जाएगा। विवेक आप बने रहिएगा दिल्ली में भी, क्योंकि आज 7 सीटों पर वोटिंग है और दिल्ली में किस तरह से मौजूदा स्थिति है, कैसी हलचल, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। वो जानने के लिए कमल किशोर का रुख कर लेते हैं। कमल किशोर, अगर बात करें दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आज वोटिंग, किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और कैसी हलचल देख पा रहे हैं? लोगों में कितना जोश, कितना उत्साह? जी रिया, मैं आपको बता दूं कि जब मैं इस समय इलेक्शन जब वोटिंग शुरू होने से पहले यहाँ पर जो मैं बूथ के कस्तूरबा नगर के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर जब मतदाता यहाँ पर भीड़ लगा के खड़े थे, गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे, लोगों में एक उत्साह अलग ही देखने को मिल रहा था। और इस समय मैं नई दिल्ली क्षेत्र के कस्तूरबा नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर अंदर वोटिंग चल रही है। उसके बाहर यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, गेट के बाहर चावलदास स्कूल है और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर वोटिंग करने आ रहे हैं। हालांकि अभी सुबह का जो समय है, अभी मतदाता जो है यहाँ पर कम नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन होगा तो मतदाताओं की जो है यहाँ पर संख्या भी बढ़ेगी। और तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अलावा आला अधिकारी है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी है, जो यहाँ पर व्यवस्था जिन्होंने संभाल रखी है। जी रिया, बिल्कुल, यानी कमल किशोर तैयारियां जो है पूरी कर दी गई थी और सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है। एक बार अगर पॉसिबल हो पाए तस्वीरें दर्शकों को दिखाए कि कैसी हलचल, किस तरह से लोगों में जोश और किस तरह से उत्साह और किस तरह से लोग जो है सुबह से ही पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें देखिए, मैं तो फिलहाल अभी मैं अपने कैमरे को कहूंगा क्योंकि आपको मैं दिखा रहा हूँ जिस समय जो तस्वीरें आपको जो बूथ के बाहर की है। और कमल किशोर, अगर पॉसिबल हो पाए तो आप लोगों के पास जाइएगा, बात भी करिएगा। अगर अभी पॉसिबल नहीं है, कुछ देर में आप चले जाइएगा। साथ ही आपसे दिल्ली का समीकरण भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि 7 सीटें हैं और 7 सीटों पर कई ऐसे दिग्गज है, चाहे कन्हैया कुमार हो या फिर मनोज तिवारी हो या बांसुरी स्वराज हो, जिनकी साख अब की बार दांव पर है। और जिस तरह से दिल्ली में खासकर मुद्दे बदले हैं, जिस तरह से स्वाति मालीवाल के मुद्दे की एंट्री हुई, क्या लगता है कमल किशोर, कौन से मुद्दे किस पर कितने हावी यहाँ पर दिख रहे हैं? देखिए, बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। जिस समय वो अंदर जब जेल में थे तो उन्होंने कहा था कि जेल से वोट लेंगे और जेल से ही वोट लेंगे। लेकिन जब बात आई स्वाति मालीवाल की, तो एक ही तरफ से पूरा का पूरा रुख जो बदल गया। लोगों में एक तरफ नाराजगी भी लेके अचानक से ये क्या हुआ कि स्वाति मालीवाल के ऊपर सीएम के घर के अंदर जो ऐसा हमला हुआ है, यहीं पर काफी महिलाएं जो नाराज होती हुई नजर आई है। लेकिन स्वाति मालीवाल ने पूरा का पूरा जो है जो ये चुनाव का जो एक तरफ मोड़ दिया था। लेकिन अब जो माहौल है जी पूरा गरमाया हुआ है और इस समय जो है
मोदी की लहर हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, इंडिया गठबंधन को लेकर यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं जो वोट डालने आ रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर वोट डालने आ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा को नहीं, लेकर लेकिन जब बात दिल्ली की होती है कमल किशोर, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली ही सबके लिए एक एग्जाम्पल जो है यहाँ पर सेट करती है। काफी ज्यादा वर्किंग क्लास लोग यहाँ पर होते हैं। क्या माना जाए, दिल्ली जिस तरह से पूरी सियासत एक तरह से रूल करती है, क्या मुद्दे आपको ज्यादा हावी दिख रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दे? देखिए, स्थानीय मुद्दे तो क्या शुरू से रहे हैं। स्थानीय मुद्दों के अंदर आपको बता दें कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उसमें बिजली, पानी, बेरोजगारी सभी आ जाती है। लेकिन जब राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं तो जहाँ एक सनातनी की बात करते हैं, सनातनी क्योंकि जब बात कर रहे थे, जब भाजपा जब लगातार प्रचार पे उतरी थी तो एक सनातनी भगवा भारी अलग से नजर आ रहे थे। पूरा जोश है जो दोनों आप चाहे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की प्रचार हो या मोदी का प्रचार हो, आपको पूरे दोनों के अंदर, दोनों रैली के अंदर प्रचंड बहुमत से आपको लोग देखने को मिले थे। और मैं बात कर रहा हूँ कोटला दिल्ली क्षेत्र की, जहाँ पर मुद्दों की भरमार है। आपको बताते कि यहाँ पर पानी की कमी भी होती है, कई जगह ऐसी है जहाँ बिजली भी काफी है, बिजली नहीं भी आती है। लोगों को लेकर हम इससे बात करेंगे तो 4 लोगों को लेकर मैं क्या कहेंगे, किस तरीके के मुद्दे लेकर आप वोट देंगे? क्या मुद्दा है? बस ये है कि लोगों को अच्छा पानी मिलता रहे, बिजली मिलती है और अच्छे से सबका जीवन व्यतीत हो। और बहुत सारी बातें हैं जो आजकल पॉलिटिक्स को लेकर हैं। जब बोर्ड होते हैं तो लोग सुनते हैं, बोर्ड नहीं होते तो कोई आकर भी नहीं देखता। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करें, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर यही है कि आजकल महिला कहीं भी सेफ नहीं है। आप जानते हो कितने सारे कांड हुए हैं पहले भी और अभी भी, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा होता है। तो मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा। अभी 2 दिन पहले चौधरी वाली जो आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल के घर में उनके मारपीट हुई, इसके बारे में क्या बोलूँगा? शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? बच्चे शिक्षा को लेकर यही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती रहे और अच्छे से बच्चे पढ़े लिखे और आगे जाके कुछ अच्छा बने। तो क्या रहेगा, आपको क्या लगता है कि क्या माहौल इस समय बने? इस समय माहौल तो ठीक है कि थोड़ा स्कूल वगैरह में सुधार हुआ है, पानी बिजली में हुआ है। देखिए, हमने स्थानीय लोगों से बात करी है, उन्होंने कहा कि जो मुद्दे हैं वो उन्होंने बताया किस तरीके के मुद्दे जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करें। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, लेकिन सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद भी इस तरीके की वारदात होती है, ये अच्छी नहीं है। जी बिल्कुल कमल किशोर, जिस तरह से अब की बार दिख रहा है कि जनता काफी ज्यादा जागरूक है और साफ तौर पर जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार नाम पर नहीं काम पर वोट दिया जाएगा, विकास के मुद्दे पर वोट दिया जाएगा। विकास जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। आऊंगी आपके पास, बने रहिएगा कमल। एक बार विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक जौनपुर से बने हुए हैं। विवेक, जिस तरह से जौनपुर सीट की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने श्याम सिंह यादव, जो कि पिछली बार भी जीते थे 2019 में, उन्हीं पर दाव चला है। किस तरह से समीकरण देख पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ बीएसपी और समाजवादी पार्टी, कौन किसका खेल यहाँ पर बिगाड़ता हुआ या बनाता हुआ? रिया, बिल्कुल आपको बता दो, जौनपुर में 3 दिग्गजों के जो साथ दांव पर है। हालांकि धनंजय सिंह के जो नाम चर्चा में, धनंजय सिंह भी इस बार बीजेपी के खेमे में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि धनंजय सिंह जो कि पहले बसपा से जो है प्रचार प्रसार करते हैं, उनकी पत्नी जो है मैदान में थी। हालांकि नामांकन के आखिरी दिन धनंजय सिंह का पत्नी की टिकट कटती है, तो धनंजय सिंह अब जो है वही करते हैं, वही जो राम रसी का। उसके बाद धनंजय सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनके मंच साझा कर रहे हैं और जनता से वोट करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या धनंजय सिंह जो पहले बीजेपी पर हमलावर हुआ करते थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वोट करेंगे कि नहीं, ये तो 4 जून का नतीजा पता है। लेकिन लोगों में उत्साह है, क्योंकि कृपाशंकर सिंह जो कि मजे हुए खिलाड़ी है, पूर्व राज्य मंत्री हैं और महाराष्ट्र के, उसके बाद जो उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने जौनपुर का उम्मीदवार बनाया है। तो वही मौजूदा सांसद जो है श्याम सिंह यादव और जो कि सपा इंडी गठबंधन से जो है बाबू सिंह कुशवाहा है। क्योंकि जो है चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, सभी ने अपने मंच से कहा था कि 4 जून की मिर्चियां बटेगी। लेकिन जौनपुर में मिर्चियां तो 4 जून की बटेगी, चाहे पक्ष सपा के पक्ष में आवे चाहे भाजपा के पक्ष में। लेकिन जो है लोगों में उत्साह है, किस तरह से जो है युवा मतदाता जो है लगातार जो है मतदान करके निकल रहे हैं। इसको जानने का प्रयास। क्या नाम है आपका भाई साहब? कार्तिक। आज किसी पार्टी का नाम नहीं, मुद्दा क्या रहेगा इस बार, किस मुद्दे पर? हमें हमारा विकास है, सुरक्षा है, योगी बाबा से हम लोग खुश हैं। बहन बेटियों को जो सुरक्षा है वो मिला है, इसलिए हमारा वो रिया, बिल्कुल जो मतदाताओं का कहना है महिला सुरक्षा को लेकर जो है एक बार फिर जो है मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं और लोग जो है मतदान करके निकल रहे हैं। धीरे धीरे जो है मतदान प्रतिशत बढ़ रहे हैं, मतदान केंद्रों पर लाइनें लगनी शुरू हो चुकी। जी
जी ठीक है विवेक, यानी लोगों में जो है युवाओं में खासा उत्साह अब की बार देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी तस्वीर जौनपुर से सामने आ रही है कि जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलकर एक एग्जाम्पल भी बाकियों के लिए सेट कर रहे हैं। विवेक, आऊंगी आपके पास, आगे भी चर्चा करेंगे, बने रहिएगा। एक बार हम रुक कर लेते हैं, एक बार सिद्धार्थनगर लिए चलते हैं राकेश यादव के पास कि सिद्धार्थनगर में कैसी हलचल है। राकेश, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है, कैसी हलचल आप देख पा रहे हैं, लोगों में कितना जोश, कितना उत्साह, और अगर सिद्धार्थनगर की बात करें तो किस तरह से कौन प्रत्याशी, कौन कौन दिग्गजों की साख दांव पर? ये आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे से ही यहाँ पोलिंग बूथ पर लाइन लग चुकी है। वोटर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जिस तरह से वोटर में उत्साह देखा जा रहा है कि सुबह ही उठकर ये पोलिंग बूथ से पहुंचे हैं और अपने बूथ पर पहुंचे तो वोटिंग कर रहे हैं। वही अगर दिग्गज की बात की जाएगा तो 3 बार से यहाँ सांसद जगदम्बिका पाल, 1 बार कांग्रेस से और 2 बार यहाँ भाजपा से सांसद थे। उनके सामने कुशल तिवारी जो कि गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके सामने ये लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांटे की लड़ाई मानी जाती है दोनों प्रत्याशियों में। कौन जीतेगा तो समय बताएगा, ये मतदान के बाद ही पता चलता है। बिल्कुल, यानी आज मतदान और उसके बाद जो है 4 जून को नतीजे, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ये लोकसभा चुनाव जो है 2024 ये भी अपने अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि नतीजों के लिए और जनता ने किसको आशीर्वाद दिया उसके लिए हमें 4 जून तक का इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल इंडिया वॉइस पर महा कवरेज लगातार जारी है। वापस आएंगे और तमाम जो रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े उनसे आगे भी बातचीत करेंगे। महा कवरेज इंडिया वॉइस पर लगातार जारी, आप कहीं जाइएगा नहीं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकतंत्र के महापर्व का 6ठा चरण ये, और 8 राज्यों की 58 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग लगातार जारी। इस दौरान ग्राउंड पर क्या स्थिति है, किस तरह से हलचल है, ये जानेंगे। हमारे साथ तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से। और आपको बता दें कि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर, यूपी की 14, झारखंड की 4, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल की 8, हरियाणा की 10, बिहार की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। 6ठा ये चरण है और धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर ये चुनाव पहुंचता हुआ। तो दिल्ली से हमारे साथ कमल किशोर बने हुए हैं, सिद्धार्थनगर से राकेश यादव और हमारे साथ जौनपुर से विवेक बने हुए हैं। सबसे पहले मैं लिए चलती हूं आपको दिल्ली। कमल किशोर, अगर बात करें दिल्ली की, जिस तरह से हम समीकरण की बात ही कर रहे थे कि किस तरह से अब की बार तमाम जो है मुद्दे अलग अलग दिखाई दिए। जब पीएम मोदी दिल्ली पहुंचे तो अलग मुद्दे, जब राहुल गांधी ने जनसभा करी तो उन्होंने अलग मुद्दे उठाए, केजरीवाल ने की तो अलग मुद्दे उठाए। लेकिन बात जब आम आदमी पार्टी की हो, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से सीट जो शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ, आम आदमी पार्टी के खाते में 4 और कांग्रेस के खाते में 3। आम आदमी पार्टी ने अब की बार अपना पूरा इलेक्शन कैंपेन इसी बात पर चलाया कि जेल का जवाब वोट से। क्या लग रहा है कमल किशोर, किस तरह से समीकरण और ये जो कैंपेन आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाया गया, जनता के बीच कितना असर इस कैंपेन का आपको दिख रहा है? दीदी, मैं आपको बताऊं कि जिस समय मैंने आपको बताया था, जिस समय अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे, जब उसकी सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जब अंदर सुनवाई चली थी, जेल में गए उन्होंने एक जब सुनीता केजरीवाल जेल बोलने गई थी, जब उन्होंने एक जन आशीर्वाद का एक मनाया था, तब उसके बाद जब केजरीवाल गए थे तो उन्होंने कहा था जेल से ही वोट मांगेंगे। लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बात करते, जब ये दोनों जब मिले तो अलग ही समीकरण देखने को मिला। जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली के अंदर एक तरफ जब बीजेपी से बातचीत हुआ था तो दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भाटी यहाँ पर खड़े हैं चुनाव के लिए। लेकिन दोनों के अंदर ही एक अलग ही अपनी जीत को लेकर एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। दोनों ही अपनी जीत का परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही अपनी, जब उन्होंने अपनी रैलियां करी, दोनों रैलियों के अंदर ये हुजूम उभरा था। जब अरविंद केजरीवाल अभी द्वारका में जब अरविंद केजरीवाल की रैली आई थी तो उसमें भी हुजूम उभरा नजर आया था, कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद थे। उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी भी उसके बाद जब उन्होंने रैली करी द्वारका के अंदर तो भारी संख्या में लोग उमड़े और प्रधानमंत्री को देखिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की, क्योंकि जब रैली हुई थी प्रधानमंत्री को देखने के लिए भी अलग से उत्साह लोगों के अंदर था। लोग वहाँ पे सेल्फी लेते हुए नजर आए थे, वहाँ पर फोटो खिंचवाते हुए नजर आए थे। लेकिन मुद्दों की लेकर बात करें, जहाँ तक मुद्दों की बात है, मुद्दे सबसे अहम दिल्ली के अंदर लगाए जाते हैं, क्योंकि लोगों को आश्वासन है कि जिस तरीके के दिल्ली के अंदर पानी को लेकर गड्ढे हो, कूड़ा हो, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। तो कमल किशोर, जिस तरह से 2014 से ही दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिला हुआ है, बीजेपी काबिज है, और
यही आपसे जानना चाहेंगे, जो मौजूदा सांसद है या उनका जो काम था उसने कितना प्रभाव डाला, और या फिर भारतीय जनता पार्टी की जब बात करते हैं, अब की बार हमने देखा बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन में भी पीएम मोदी ने भी हर जगह कहा कि आप जब अपने क्षेत्र के सांसद को जिताएंगे तो ये ना सोचिए कि आप किसी एक जनप्रतिनिधि को जिता रहे हैं, ये सोचिए बल्कि आप कमल के निशान पर वोट करके मुझे जिता रहे हैं। उसका कितना असर दिख रहा है? काफी पड़ेगा, क्योंकि जिस समय उससे पहले जब बाकी स्वराज को एक प्रत्याशी बनाया, उससे पहले यहाँ पर मीनाक्षी लेखी थी। मीनाक्षी लेखी ने भी काम किया, लेकिन लोगों को जो काम कई लोगों ने कईयों को काम दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जब प्रत्याशियों की जब सूची बनाई गई तो उसमें मीनाक्षी लेखी को हटाकर बापरी स्वराज का नाम आया। लेकिन ये भी अचानक ऐसा हुआ कि बापरी स्वराज को एकदम से टिकट दिया गया और मीनाक्षी लेखी को हटा दिया। तो लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मीनाक्षी लेखी ने, या भाजपा की पार्टी में ऐसा लगा कि मीनाक्षी लेखी ने काम नहीं किया, तो इसलिए हम नया कैंडिडेट खड़ा करें। वहाँ पर हो सकता है कि नया कैंडिडेट होगा तो नई उम्मीदें लेकर लोगों के अंदर आएंगे। उस तरीके को लेकर यहाँ पर एक समीकरण देखने को मिला था। जी भैया, ठीक है कमल किशोर, आप बने रहिए, आगे भी चर्चा करेंगे, आगे भी दिल्ली में किस तरह से समीकरण बन रहे हैं या बदल रहे हैं ये आपसे जानेंगे। एक बार राकेश का रुख कर लेते हैं, सिद्धार्थनगर से हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, क्योंकि अब जिस तरह से समय बीतता जा रहा है, आधा घंटे के लगभग का समय बीत चुका है, अब कैसी हलचल देख पा रहे हैं, लोगों में कैसा जोश, कैसा उत्साह, खासकर मतदान को लेकर? और ये भी जानेंगे जिस तरह से यूपी में हमने देखा, जो बाकी जो 5 चरण अभी तक बीते उनमें कुछ मतदाताओं में उदासीनता दिखी, अब की बार किस तरह से और किस तरह से कोशिश की गई प्रशासन की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को घरों से बाहर निकालकर वोट के लिए उत्साहित किया जा सके? जी बिल्कुल, जहाँ की देखा जाए कि मतदाता सुबह से ही घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वही मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रही है। अभी धीरे धीरे जिस तरह से सुबह हुई है, धीरे धीरे लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पुलिस के लोग लगाए गए हैं और जिससे किसी को कोई कठिनाई ना हो। मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी निरीक्षण करने पहुंचे हैं और लोग मतदान का अपने प्रयोग कर रहे हैं। जिस तरह से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज भी बढ़ने की उम्मीद दिख रही है। लेकिन सुबह का ये समय है और माना यही जाता है कि जितना अच्छा वोटिंग परसेंटेज सुबह रहे राकेश, उतना ज्यादा अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा गर्मी एक फैक्टर रहेगा। आपको क्या लगता है आज गर्मी कितना बड़ा फैक्टर यहाँ पर रह सकता है? बिल्कुल, अगर गर्मी तेज होती है तो मतदाताओं के वोट भी परसेंटेज भी कमी आएगी। जिस तरह से इतनी भीतर गर्मी हो रही है, लोग सफर में निकलने को मजबूर नहीं हो रहे हैं। तो जिस तरह से पहले देखा जाए तो इतनी तेज से धूप है, तो इसलिए मतदाता घर से कम निकलेंगे। अगर सुबह सुबह वोटिंग करने निकलते हैं तो मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, जिससे ये जिस तरह से देखा जा रहा है उत्साह, तो अगर ये सुबह सुबह लोग दिख रहे हैं मतदान केंद्रों पे, तो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद दिख रही है। साथ ही राकेश, जिस तरह से डुमरियागंज की बात करें, लोकसभा क्षेत्र, किस तरह से आप अब देख पा रहे हैं, क्योंकि तमाम जो है कई दिग्गजों की रैलियां भी हुई, क्या लगता है किनके बीच मुख्य मुकाबला? तो बता दूं कि सिद्धार्थनगर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 बार दौरा हुआ और वहीं अमित शाह, जो कि भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के पक्ष में वोट मांगने की अपील की थी। अब बात देखी तो कहीं ना कहीं कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। जिस तरह से उनके सामने ब्राह्मण चेहरा कुशल तिवारी जी हैं, तो उनके सामने इस तरह से सांसद जगदम्बिका पाल 3 बार से यहाँ सांसद है, 1 बार कांग्रेस से थे और 2 बार भाजपा से। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई कांटे की मारी जा रही है। बिल्कुल, यानी कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तरह से एटी चोटी का जोर जो है यहाँ पर लगाया गया। राकेश बने रहिएगा, आगे भी चर्चा करेंगे। विवेक का रुख कर लेते हैं, जौनपुर में किस तरह से स्थिति है ये भी समझ लेते हैं। विवेक, जिस तरह से पूर्वांचल की जो सीटें हैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रही हैं, क्योंकि 2019 में देखें तो सबसे ज्यादा जो समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन था, जो सीटें लेकर आया था 15 सीटें मिलाकर, वो पूर्वांचल से उसमें एक बड़ा योगदान था। ऐसे में अब की बार जिन सीटों पर कमल नहीं खिल पाया था पिछली बार, वो कमल खिल सके, उसके लिए तमाम रैलियां यहां पर बीजेपी के दिग्गजों की तरफ से की गई। क्या लगता है जिस तरह से पीएम मोदी आए, गृह मंत्री अमित शाह हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान हाथ में संभाल रखी थी, अब की बार उसका कितना असर या प्रभाव पड़ सकता है?
रिया बिल्कुल, आप देखिए जो उत्तर प्रदेश का रास्ता यही दिल्ली का रास्ता तय करता है। पूर्वांचल जो है सबसे हॉट सीटों में से जो जौनपुर है, जौनपुर जो है हालांकि जो है पिछले लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी असफल रही, लेकिन जौनपुर में और मछलीशहर लोकसभा सीट दो आते हैं। मछलीशहर जो है सुरक्षित सीट है जहां बीजेपी ने कमल खिलाई थी, लेकिन जो है जौनपुर बीजेपी के लिए चैलेंजिंग है क्योंकि बीजेपी यहाँ से असफल, लेकिन इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, अमित शाह हुए, योगी आदित्यनाथ हुए, तमाम जो बीजेपी के स्टार प्रचारक जो है जौनपुर में जनसभाएं की और लोगों से एक मजबूत सरकार, दमदार सरकार बनाने की अपील की है। और पीएम मोदी ने खुद कहा था कि अपने मंच से 4 जून को जौनपुर में मिर्चियां बटेगी, वही अखिलेश यादव ने भी मिर्चियां बटने की बात कही थी। लेकिन जौनपुर की जनता इस बार अपने ओपिनियन देने में, अपने जेहन में जो है कहीं ना कहीं खुल के बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज जो है जौनपुर की जनता की साइड में देख रहा हूँ, लोगों में क्या कहना है, विकास के मुद्दे पर वोट देंगे, राम मंदिर के मुद्दे पर वोट देंगे, राष्ट्र के मुद्दे पर वोट देंगे। अब ये जो है वोट क्या, जो फैसला क्या आता 4 जून को जो निश्चित होगा। लेकिन एक बार आपको फिर हम दिखा देते हैं, आप देखिए लगभग 7:30 बजने जा रहे हैं, लोगों में उत्साह इस कदर है कि पोलिंग बूथ पर लोग पहुंचे। देखिए ये पोलिंग स्टेशन है जो है 73 लोकसभा और 365 विधानसभा साधन, क्योंकि इसे जो है बैलून से सजाया गया है। एक जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी जो है और जो है एक संदेश दे रहा है कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, और लगातार जो है युवाओं में जोश है और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। जौनपुर में लगभग 1100 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सभी ईवीएम में जो है 14 प्रत्याशी जो कि मैदान में सभी का भाग्य का फैसला आज जो है तय होने जा रहा है। लेकिन देखिए किस तरह से जो है, हालांकि जो अंदर हम नहीं जा सकते, लेकिन बाहर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीरों में देखिए किस तरह से लोगों में उत्साह है। सुबह से ही जो लोग जो है मतदान करने के लिए जो बूथ पर पहुंच रहे हैं और लोग जो है इस बार विकास के मुद्दे पर, विवेक, पॉसिबल हो पाए, मुमकिन हो पाए तो लोगों के बीच पहुंचिए, उनसे बातचीत करिए, जानने की कोशिश करिए क्या मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे, या फिर जिस तरह से सुबह सुबह मतदान के लिए लोग पहुंचे हुए, बाकियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। ये भी पूछिए कि जो मौजूदा सांसद है, जो पिछले 5 सालों में उन्होंने काम किया, उसका कितना उन्हें फर्क लगा, कितना काम पसंद आया, और आगे किस तरह से क्या चाहेंगे, देश का प्रतिनिधित्व किस तरह से, कैसा नेतृत्व हो, ये भी बात करिए। मतदान केंद्र से जो है लोग मतदान करके निकल रहे हैं, तो हम एक बार जो है युवाओं से ले लेंगे। सर, आज किसी पार्टी का नाम नहीं, कैसा सांसद का क्या मुद्दा रहा? ठीक है, सब अच्छे से मतदान हो रहा है। आपकी जेहन में क्या है, कैसे क्या मुद्दे पर वोट किया आप? वही जो आगे जो है भारत को सहयोग पे ले जाए, देश के युवाओं को समझे, इसी के लिए वोट किया गया है। 5 सालों कितना बदलाव आपने देखा? बदलाव तो हुआ है। राष्ट्र के नाम पर वोट करेंगे या राम मंदिर? राष्ट्र के नाम पे वोट होगा। कुछ लोग और हैं भैया, किसी पार्टी के नाम नहीं लेना चाहिए, क्या कह रहे हैं इस बार? मुद्दा है सर, महंगाई, बेरोजगारी। कैसा सांसद चाहते हैं? कैसा कर्म कर्मचारी हैं, अच्छा नहीं है। बिल्कुल, आप सब चाचा जी क्या जेहन में क्या है आपके, कैसे मुद्दे वोट दिए? केवल देश हित, राष्ट्र हित, देश हित। 5 सालों कितना बदलाव आपने देखा? अरे बहुत सारा बदलाव हुआ, क्या नहीं हुआ है। राम मंदिर मुद्दा रहेगा इस बार? राम मंदिर मुद्दा रहेगा? राम और मंदिर की बात नहीं है, केवल देश हित की बात है। और बात राम और मंदिर तो मतलब बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। 5 सालों कुछ विकास आपने देखा? विकास बहुत सारा देखा, क्या नहीं देखा। और दरअसल जो है विकास के मुद्दे पर वो वोट करने की अपील कर रहे हैं। लगातार जो है सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है और तमाम जो है जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है, बिल्कुल, यानी विकास का मुद्दा यहाँ पर हावी नजर आ रहा है। विवेक, आऊंगी आपके पास, बने रहिएगा, आगे भी आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सीधे नई दिल्ली लिए चलते हैं दर्शकों को। अजीत हमारे साथ, हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं। अजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली की, क्योंकि 7 लोकसभा सीटें हैं, किस लोकसभा क्षेत्र के किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, किस तरह से स्थिति, कैसी हलचल? देखिए बिल्कुल, अगर मैं बात करूं राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में 7 सीटों पर आज मतदान होने। दिल्ली में 7 सीट है, 7 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, उस पर आज मतदान होने। छठे चरण का जो चुनाव प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अगर मैं बात करूं तो इस समय जो दिल्ली में 7 की सीट है वो बीजेपी के खाते में है, और 2024 में अगर मैं बात करूं तो भाजपा ने उन तमाम 7 में से केवल एक प्रत्याशी जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आते हैं, मनोज तिवारी, जिसको रिपीट किया है। इसके अलावा बाकी के 6 के 6 जो उम्मीदवार हैं तो सभी के सभी नए उम्मीदवार हैं। और अगर मैं बात करूं इसके अलावा कांग्रेस, तो यहाँ राजधानी दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत 3 और 4 सीट के फॉर्मूले पर दिल्ली से चुनाव लड़ रही है। निश्चित तौर पर देखना ये होगा। अगर मैं बात करूं, अभी मैं समापुर बागली में हूं और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज कभी भी कुछ ही देर में जो कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव वो अपना मतदान करने, अपने मत का अधिकार का प्रयोग करने
यहाँ पर आएंगे। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सुबह से ही लोगों में जो चुनाव के प्रति जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को मिला, और खास तौर से जो दिग्गज चेहरे हैं, मसलन जैसे मैंने अभी बात करी थी कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव खुद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, तो वो खुद सुबह समय रहते ही अपना मतदान करके लोगों के बीच संदेश देने का प्रयास करना चाहते हैं कि लोग चाहे और ज्यादा से ज्यादा मतदान का प्रयोग करें। जो लोकतंत्र का जो महापर्व आज जो ये है उसमें सभी लोग मिल करके भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि एक मजबूत देश का जो निर्माण है वो हो सके। बिल्कुल अजीत, और यही अपील इंडिया वॉइस भी अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को करता है कि अगर आज आपके क्षेत्र में मतदान है तो जरूर घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा जरूर बने। अजीत, लेकिन जिस तरह से अगर बात करें दिल्ली की, जैसा आपने भी कहा कि 7 लोकसभा सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी एक उनको छोड़ के सभी कैंडिडेट सबकी बात नए उतारे हैं। किस तरह से समीकरण आप बनते हुए देख रहे हैं दिल्ली की अगर बात करें? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इससे पिछली बार की अगर मैं बात करूं 2019 के चुनाव में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था। उस समय एक तरफ जहां भाजपा तो दूसरी तरफ कांग्रेस और तीसरी तरफ जो थी वो आम आदमी पार्टी थी, और इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है तो निश्चित तौर पर इस बार जो है आमने सामने की जो टक्कर है वो देखने को मिल रही है। और कहा जा सकता है कि अब देखना होगा कि किस तरीके से जो दिल्ली की जनता है वो कौन से अपने प्रत्याशियों को प्यार देगी, वो तो सिर्फ 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सभी प्रत्याशी अपनी जीत का जो दम है वो जरूर भर रहे हैं। देखना जरूर होगा कि आखिरकार जनता किसको अपना चाहती है। बिल्कुल, यानी प्रत्याशियों की तरफ से पूरी तैयारियां की गई। दिग्गज जो है चुनावी मैदान में उतरे, चाहे जिस तरह से राहुल गांधी की रैली हो या अरविंद केजरीवाल की रैली हो या फिर नरेंद्र मोदी की रैली हो, तो दिग्गज यहां पर दिल्ली में दिखाई दिए कई बार एक साथ। और अब सवाल यही कि 4 जून तक का हालांकि हमें इंतजार करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। अजीत, बने रहिएगा। कमल किशोर का रुख कर लेते हैं। कमल किशोर भी हमारे साथ दिल्ली से ही बने हुए हैं। कमल किशोर, जिस तरह से हमने देखा 2019 की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। अब की बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखा किस तरह से अरविंदर सिंह लवली ने कुछ नाराजगी के चलते भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की अपने समर्थकों के साथ। ऐसे में इस चीज का जिस तरह से समीकरण बदले दिल्ली में, जिस तरह से मुद्दे बदले, उनका कितना प्रभाव आप देख पा रहे हैं? जी, आप देखिए, आप जिस तरीके से जब बात कर रहे थे समीकरण की, कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता थे, जितने भी कार्यकर्ता थे, एक दिन से 10 से 15 दिन के अंदर भाजपा के अंदर शामिल होना कोई आम बात नहीं है। अचानक से एक दिन से भाजपा के अंदर अग्नि शल लवली की बात करें, जहाँ अग्नि शल लवली जब चर्चा चल रही थी अग्नि से किसी बात से अपनी पार्टी से नाराज है, उसी को लेकर वो भाजपा में शामिल हुए। लेकिन उसके बाद एक तरीके जो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो और नेता हो, भाजपा के अंदर शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दों को लेकर भी एक राय है कि कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर के मुद्दा एक अलग स्टैंड बनाकर रखेंगे, क्योंकि लोग काफी नाराज हुए। और राहुल गांधी की बात रैलियां होती है तो राहुल गांधी की रैलियों में भी हुजूम होता है, लेकिन राहुल गांधी को इस तरीके के लिया नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कांग्रेस अपना पहले जितने सालों तक राज किया, उसके बाद भाजपा आई, भाजपा अब ऐसा नहीं राज कर रही है, लेकिन भाजपा हमेशा यही कहती रही है कि अब कांग्रेस को नहीं आने देगी। जब अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, अब मुद्दा अलग होगा और अलग ही यहाँ पर लोगों के जो है रुख भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी अब की बार अलग अलग मुद्दे उठाए गए, अलग अलग तरह से इलेक्शन कैंपेन करे गए, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में। उसका कितना प्रभाव देखने को मिलता है, कितनी मजबूत स्थिति में है, इसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार राकेश का रुख कर लेते हैं, सिद्धार्थनगर से हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, जिस तरह से हम अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी की या बसपा, हमने देखा था 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और कुछ खास कमाल करते हुए दिखाई नहीं दिए थे। 2019 के चुनाव में महज सिर्फ 15 सीटें दोनों मिलकर जीत पाए थे। अब की बार अगर बात करें, क्योंकि 2019 में भी जो डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र था वहां से कमल ही खिला था, अब की बार किस तरह से स्थिति, किस तरह से टक्कर, और क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो है अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन किसका खेल यहां पर बिगाड़ता हुआ? क्योंकि अखिलेश यादव इससे पहले एक बयान में भी कह चुके हैं कि बीएसपी को वोट देने का मतलब है अपना वोट बेकार करना। बिल्कुल रिया, आपको बता दूं कि सिद्धार्थनगर जिले में कांटे की लड़ाई मानी जा रही है।
सांसद जगदम्बिका पाल के सामने कुशल तिवारी जो ब्राह्मण चेहरा हैं वो हैं। अब देखा जाए तो 3 बार से यहाँ सांसद जगदम्बिका पाल, एक कांग्रेस से 1 बार और 2 बार भाजपा से हैं। तो जिस तरह से उनके चुनावी प्रचार में बड़े बड़े दिग्गज नेताएं पहुंचे थे, तो उससे देखा जा रहा कि कहीं ना कहीं इनको लग रहा कि हमारी सीट यहाँ से निकल रही है। तो इस तरह से बड़े बड़े दिग्गज नेता इनके पक्ष में वोट मांगने पहुंचे और कांटे की लड़ाई मानी जा रही है सिद्धार्थनगर जिले में भाजपा से और ये गठबंधन के प्रत्याशी थे। लेकिन राकेश, यहाँ पर बीएसपी का किस तरह से रोल, किस तरह से समीकरण बनाते हुए या बिगाड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी दिख रही है? कहीं ना कहीं ये बीजेपी का ही वोट काटने में जो है माहिर है। बीएसपी जो भी कैंडिडेट उतारी है, क्योंकि कई बार इसमें बयान भी आ चुका है कि ये जो है टिकाऊ नहीं, कोई जीता हुआ प्रत्याशी नहीं है। जिस तरह से ये बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वोट काटने का ही काम करेंगे, जिससे भाजपा का ही नुकसान होगा। यानी यहाँ पर अगर डुमरियागंज की बात करें तो बीएसपी बीजेपी का नुकसान करते हुए दिख रही है। हालांकि इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरह से जनता जो है किस पर विश्वास जताती है। राकेश, बने रहिएगा, आगे भी बातचीत करेंगे। जौनपुर चलते हैं एक बार, जौनपुर में समझ ले किस तरह से स्थिति। विवेक हमारे साथ जौनपुर से बने हुए हैं। विवेक, जिस तरह से बीच में हमने देखा था जब चुनाव के बाकी जो अन्य चरण थे, राम मंदिर का मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से उठाती आई है, जबकर खासकर बात उत्तर प्रदेश की हो। अभी जब बीते दिनों में प्रचार प्रसार किया, चाहे पीएम मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या सीएम योगी हो, यहां पर रोकूंगी, आऊंगी आपके पास विवेक, सवाल जो है जारी रखेंगे। बड़ी खबर बता दें, लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए मतदान जो है जारी है। विवेक, जिस तरह से हम बात कर ही रहे थे, विवेक आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी विवेक, मैं सवाल ये पूछ रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभी हाल ही की अगर रैलियां देखें, चुनावी जनसभाएं देखें, तो उन्होंने पुरजोर तरीके से राम मंदिर का मुद्दा उठाया और वो बार बार यही बोलते हुए दिखे कि जो राम को लाए हैं आप उनको लाइएगा। तो किस तरह से आपको क्या लग रहा है कि भगवान राम का जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है वो जनता के बीच कितना पहुंचता हुआ? क्योंकि विपक्ष की तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा था कि प्राण प्रतिष्ठा क्योंकि जनवरी में हो गई, तो धरातल पर राम मंदिर का मुद्दा नजर नहीं आ रहा। और रिया, बिल्कुल आपको पता, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है बीजेपी को, चुनाव आते ही राम याद आ जाते हैं। लेकिन जौनपुर में लगातार जिस तरह जनसभाएं देखी गई है, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था जो राम को लाए हैं जनता उसे लाने जा रही है। तो एक बार फिर आपको पूछ की तस्वीर आपको दिखा, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लगभग 8 बजने जा रहे हैं और मतदाता जो है मतदान करने के लिए बूथों पर पहुंच रहा है। क्योंकि जौनपुर हॉट सीट है, क्योंकि जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम जुड़ा है, क्योंकि धनंजय सिंह इस बार बीजेपी के लिए मंच साझा किया। और अच्छा विवेक, ये बताइए, जिस तरह से धनंजय सिंह, जैसा आपने क्योंकि जिक्र करा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है विवेक, धनंजय सिंह का सपोर्ट मिलना बीजेपी को कितना ज्यादा यहाँ पर जो है एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है? क्योंकि जौनपुर सीट पिछली बार 2019 में हार गई थी भारतीय जनता पार्टी, अब की बार धनंजय सिंह का साथ कितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक? और जाहिर सी बात, धनंजय सिंह अब जो है बीजेपी का मंच साझा कर रहे हैं, लगातार अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि इस बार जौनपुर सीट पर कमल खिलाया जाए। यही धनंजय सिंह थे पिछले कई दिनों से जो है बीजेपी पर हमलावर थे। अब वो धनंजय सिंह कह रहे हैं बीजेपी एक अच्छी सरकार चलाने जा रही है, चला रही है। लेकिन सवाल यह है कि धनंजय सिंह जो जिस तरह से बीजेपी पर हमलावर थे, क्या ये वोटों में तब्दील कर पाएंगे जिस तरह से मंच साझा करें? लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की खुशी की बात है, धनंजय सिंह जो है बीजेपी के खेमे आने के बाद जो है बीजेपी अपने आप को एक मजबूत मान रही है। यानी धनंजय सिंह के खेमे में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में यहां पर दिख रही है। विवेक, जिस तरह से बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह, समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा, कैसी फाइट आप यहां पर देख पा रहे हैं? और बीएसपी से जो 2019 में जीत कर आए थे उन्हीं पर दांव चला है श्याम सिंह यादव। अब की बार क्या लग रहा है विवेक, एक तरफ कृपा शंकर सिंह जो कि पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ बीएसपी से श्याम सिंह यादव जो कि 2019 में जीत चुके हैं, और समाजवादी पार्टी से दिग्गज नेता बाबू सिंह कुशवाहा। कैसा मुकाबला, कैसा जौनपुर का रण, और जौनपुर की जनता जो है उसकी फिजा किस तरफ अब की बार? देखिए, जौनपुर की रण सज चुकी है, तो आज जो है तो सभी प्रत्याशियों भाग्य का फैसला होना है। तो इंडी गठबंधन जो है अपने आप
में जो है बीजेपी को टक्कर दे। बीजेपी भी जो है इंडी गठबंधन को टक्कर, बीजेपी अपनी लड़ाई जो है इंडी गठबंधन से मान रही है। हालांकि जो है श्याम सिंह यादव बसपा से है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं त्रिकोणीय लड़ाई, लेकिन जो है लड़ाई आमने सामने इंडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है, क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी भी सम के साथ मैदान में, क्योंकि पिछले लोकसभा 19 में जो है बीजेपी कमल खिलाने में असफल, लेकिन इस बार बीजेपी हर संभव मदद कर बीजेपी जौनपुर सीट पर कमल खिलाने के लिए जो है तैयारी कर रही है। कहा जाए लड़ाई एकदम दिलचस्प हो चुका है। आज जो है फैसला होगा, क्या 4 जून क्या नतीजा आता है। बिल्कुल विवेक, क्योंकि जो 80 लोकसभा सीटें हैं, जब टारगेट इतना बड़ा हो कि 80 में से 80 हासिल करनी है, तो बीजेपी ने, हमने देखा किस तरह से फूक फूक के कदम रखा और हर सीट पर मेहनत जो है पूरी की। विवेक, आऊंगी आपके पास, बने रहिएगा। एक बार अजीत का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, 7 लोकसभा सीटें, 7 में आज एक साथ चुनाव दिल्ली में, और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ मनोज तिवारी के अलावा सारे कैंडिडेट्स अब की बार नए उतारे, बदले कैंडिडेट्स। अब की बार अगर दिल्ली के रण की बात करें, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कैंपेन चलाया कि जेल का जवाब वोट से, कितना असर उस कैंपेन का आपको ग्राउंड पर दिख रहा है? जिस तरह से मुद्दे दिल्ली में बदले, पहले कुछ और मुद्दे, उसके बाद पहले राष्ट्रीय मुद्दे उठाए गए, उसके बाद जिस तरह से महिला सुरक्षा का एक मुद्दा आया, उसका कितना डिफरेंस आपको ग्राउंड पर दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल ये रिया, अगर मैं बात करूँ तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जनता को जो पार्टी के वो मुद्दे कितने पसंद आए। लेकिन अगर मैं बात करूँ जहाँ एक और भाजपा समय समय पर, क्या वो राम मंदिर की बात हो, सनातन से जुड़े मुद्दे की बात हो, तो भाजपा इन तमाम चीजों को लेकर के दिल्ली की जनता के बीच पहुंची। तो वहीं इंडिया गठबंधन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो जेल का जवाब वोट के इस अभियान के साथ लोगों के बीच पहुंचे। तो निश्चित तौर पर देखना ये होगा कि जनता आखिरकार किसका जो है जवाब देती है। क्या उन्हें भाजपा का जो मुद्दा है वो पसंद आता है, या फिर वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए जेल का जवाब वोट के देते हैं। सर, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अगर मैं नॉर्थ ईस्ट अगर छोड़ दूं, तो तमाम जो 6 प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो तमाम जो चेहरे वो नए चेहरे हैं। हालांकि इस बार जो है भाजपा ने जमीनी स्तर के नेताओं को इस चुनावी मैदान में उतारा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उसका जो फल है वो कहीं ना कहीं परिणाम जो है वो भाजपा नेताओं को मिलने की संभावना जरूर है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता आखिरकार किसको अपना प्यार देती है और जनता को इस तरह के मुद्दे जो हैं वो पसंद आते हैं। जी ठीक है अजीत, आऊंगी आपके पास, बने रहिएगा, आगे भी चर्चा करेंगे। इसी दौरान दर्शकों को जो है राजनीतिक बयान सुना दे, बांसुरी स्वराज क्या कुछ बोल रही है, और साथ ही पूर्व सीएम मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं चुनाव से जुड़ा। महापर्व में आकर अपना योगदान अवश्य दीजिए। आज सुबह सवेरे आशीर्वाद लेने आई हूँ झंडे वाली माता का, और बस इसके बाद जाके अपने पिता के साथ जाकर मतदान करने वाली हूँ। मैं दिल्ली की जनता से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आज गर्मी को झेलकर आइए बाहर, क्योंकि ये दिन राष्ट्र के नाम है। ये चुनाव विकसित भारत का चुनाव है, ये चुनाव एक सशक्त भारत बनाने का चुनाव है। आइए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात कर कर एक प्रगतिशील भारत, एक विकसित भारत, एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए अपना मतदान करिए। अपना पहला वोट डालने का अवसर प्राप्त हो गया है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, और मैं अपने आप को इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैंने इस अपने पोलिंग बूथ पर पहला वोट डाला है। प्रातःकाल उठ करके संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर, और आज ये वोट डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, 100% मतदान करें, और उसमें पार्टी के नाते अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट डालें। मैं पूरे लोकसभा के सभी 9 की 9 विधानसभा में 1 या 2 बूथ सब जगह जा करके, और सायंकाल तक मुझे लगता है मैं सभी 9 विधानसभाओं में एक बार होके आऊंगा। जनता पर छोड़ा है, और हमने अपील जरूर की है कि अधिक से मतदान करें। अधिक मतदान करने से ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश होगा, जनता को भी संदेश जाएगा कि भारतीय जनता। पीएम मोदी ने मतदाताओं से अपील की है, क्योंकि आज 6ठे चरण के लिए वोटिंग है। इस दौरान पीएम मोदी ने मतदाताओं से वोटिंग करने की अपील की है। 6ठे चरण के सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है, ऐसा पीएम मोदी ने लिखा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान के लिए आगे आए,
लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने, एक एक वोट मायने रखता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण के दौरान आज जनता से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर आए, एक एक वोट का अपना अलग महत्व है। सीधे आपको कमल किशोर के पास लिए चलते हैं, दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। कमल, जिस तरह से हमने दर्शकों को भी बांसुरी स्वराज ने क्या कुछ कहा मतदान को लेकर वो सुनाया, क्योंकि नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से चुनावी ताल ठोक रही है बांसुरी स्वराज। पहली बार उनका ये पहला चुनाव है और जिस तरह से सुबह सुबह मंदिर पहुंची, पूजा अर्चना की और उन्होंने यही कहा माता का आशीर्वाद लेने आई हूं और उसके बाद मतदान करने जाऊंगी। किस तरह से देखें कैसा नई दिल्ली का रण, क्योंकि एक तरफ बांसुरी स्वराज जिनकी जो मां है उनका इतना बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती। हाँ, देखिए जब बांसुरी स्वराज जब प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया था उस समय भी बंदे ये थे, उन्होंने जब मंदिर पहुंची थी उन्होंने कहा था कि मैं इस बार कमल खिलेगा। और बात करते हैं आम आदमी पार्टी के जो जहाँ से सोमनाथ भारती जी पहले विधायक रह चुके हैं, अब उनको सांसद के तौर पर उनको प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन बांसुरी स्वराज की बात करें, उनकी जो माता जी थी सुषमा स्वराज, उनको लेकर यहाँ पर बड़ी चर्चा रही, क्योंकि बांसुरी स्वराज का नाम नहीं था, उनकी माता जी का नाम था, लेकिन उसी नाम को लेकर यहाँ पे बांसुरी स्वराज को लाया गया। लेकिन बांसुरी स्वराज ने एक से रुख बढ़ाया, क्योंकि जब मीनाक्षी लेखी थी तो जब लोगों के मुद्दे थे तो कम नजर आए, लेकिन जब बांसुरी स्वराज ने मुद्दों को लेकर बात करी, लोगों से बात करी, लोगों के बीच गई, वो इन चुनाव प्रचार के अंदर जब उनसे बात करी तो लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया कि जिस तरीके के दिल्ली के अंदर मुद्दे हैं वो खत्म कर देंगे, पानी की समस्या और बिजली की समस्या पूरी तरीके से खत्म कर दे। हाँ, सबसे बाद बात करते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला का जब रामलला के वहां पर अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वहाँ पे लोगों को जब राममय हो गया था तो लोगों को एकदम से लगा था कि राम के नाम पर वोट जल रहा है। लोगों को अभी भी लगा कि राम के नाम पर वोट जल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके के लोग अब समझदार हो गए, लोग युवा लोग हैं, उनको पता है कि किस तरीके से मुद्दों को लेकर वोट दिया, क्योंकि लोगों का वो एक वोट भी बहुत कीमती यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। और वही चीज है कमल किशोर की, पीएम मोदी की तरफ से भी यही अपील लोगों से की गई है कि लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता जो है घरों से बाहर निकले और हर एक वोट का अपना महत्व है। यही वजह है कि तमाम जो दिग्गज है, चाहे पीएम मोदी हो, राहुल गांधी हो या फिर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल हो, यही अपील तमाम जो राजनीतिक दिग्गज है वो जनता से करते आ रहे हैं कि वोटर्स जो है घरों से बाहर निकले। कमल किशोर, अभी अगर बात करें, क्योंकि लगभग 1 घंटे के बराबर का समय बीत चुका है, किस तरह से स्थिति देख पा रहे हैं, लोगों में कितना उत्साह, क्योंकि ऐसा है कि दिल्ली की जो जनता है काफी ज्यादा वर्किंग क्लास है, सबको जॉब पर जाना होता है, लेकिन आज जो है सभी की छुट्टी है, तो क्या मतदाता जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं, पहुंच रहे हैं मतदान के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए लोगों ने, क्योंकि सुबह का समय का ठंडा मौसम है, क्योंकि गर्मी आपको बता दें जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो हो सकता है यहाँ पर मतदाताओं की संख्या भी घटती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, शाम खड़ा हूँ पोलिंग बूथ पर, लोगों की जो है यहाँ पर उसका अलग देखने को मिल रहा है। तमाम जो लोग है, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, वोट डालने आ रहे हैं, अपना मत का जो यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो या कांग्रेस के राहुल गांधी हो, यहाँ पर बांसुरी स्वराज हो, सभी यही कह रहे हैं कि लोग सुबह ठंड समय के समय अपने घर से बाहर निकले और मत दे, अपने मत को व्यर्थ ना करें। ठीक है, आपके पास आऊंगी कमल किशोर। एक बार सिद्धार्थनगर लिए चलते हैं, राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, अगर बात जब सिद्धार्थनगर की करें, क्या कह रही है सिद्धार्थनगर की जनता और क्या है सिद्धार्थनगर की फिजा? जी, आपको बता दूं कि अभी फिलहाल कुछ कहना उचित नहीं है। यहाँ जिस तरह से मतदाता शांत दिख रहा है, आराम से आ रहा, बूथों तक पहुंच रहा और अपने मताधिकार का प्रयोग करके वो बाहर चले जा रहे हैं। राकेश, लेकिन मतदाताओं में उदासीनता की वजह क्या? उदासीनता की वजह कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा है और इस तरह से कड़ाके की धूप जो है इस तरह से देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं उदासीनता तो दूर जायज ही है। जो विकास कार्य नहीं हुए हैं उसको लेके, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का मामला यहाँ है। बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ भी आती है, घरों तबाह हो जाते हैं, लेकिन यहाँ बेरोजगारी और शिक्षा जिस तरह से हावी है उसको लेके यहाँ जो है वोटरों में नाराजगी दिख रही है।
और इसी के साथ जिस तरह से हमने देखा कई सारे क्षेत्रों में, ताकि मतदान प्रतिशत बेहतर हो, मतदाताओं को घरों से बाहर निकालने के लिए प्रशासन की तरफ से कई तरह की पहल की गई, कई तरह के अभियान चलाए गए। राकेश, जिस तरह से आपने बताया कि पोलिंग बूथ पर सन्नाटा दिख रहा है, उतनी भीड़ नहीं दिख रही है जितनी दिखनी चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह का ये समय है और माना यही जाता है जितने ज्यादा वोटर सुबह आ रहे हैं, दिन के समय उनकी संख्या थोड़ा कम ही होगी। तो आपसे यही जानना चाहेंगे किस तरह से पहल की गई थी प्रशासन की तरफ से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए? मतदाताओं को जागरूक करने के लिए समय समय से प्रशासन जो है लोगों को जागरूक किया, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से और नुक्कड़ सभा करके लोगों को बताया गया था किस तरह मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन जिस तरह मतदाताओं में पर देखा जाए तो बूथों पे अभी सन्नाटा ही छाया हुआ। सुबह सुबह कुछ भीड़ें दिखी, लेकिन अब जिस तरह से धीरे धीरे धूप तेज होता जा रहा है और मतदाताओं में भी कमी देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये परसेंटेज कम होंगे अगर मतदाता जागरूक नहीं हुए, बूथों तक नहीं पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ये परसेंटेज घटने की उम्मीद बताई जाती है। बिल्कुल राकेश, और यही हमने बीते 5 चरणों के चुनाव में भी देखा कि सबसे कम मतदान प्रतिशत उत्तर प्रदेश का रहा। हालांकि उसे बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए गए। बड़ी खबर इसी दौरान दर्शकों को बता दे तो चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, तो लखनऊ से बड़ी खबर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जनता से इस दौरान अपील की है। मतदाताओं ने बीएसपी सुप्रीमो ने अपील की है पहले मतदान फिर जलपान करें। तो बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज छठे चरण के चुनाव के दौरान साफ तौर पर जनता से कहा है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें, संवैधानिक कल्याणकारी सोच के लिए आगे बढ़े। जनता को रोटी रोजी का बुनियादी हक नहीं मिल रहा है, जनता के बुरे दिन दूर नहीं हो पाए हैं। अच्छी सरकार के लिए अपना वोट जरूर करें। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जनता से अपील की है ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलकर मतदान की अपील, और साफ तौर पर कहा है मायावती ने कि पहले जलपान करें, पहले मतदान करें फिर जलपान करें, और महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करें। यानी साफ तौर पर मायावती यही अपील कर रही है कि संवैधानिक कल्याणकारी सोच वाली सरकार चुने और जनता को रोटी रोजी का बुनियादी हक नहीं मिल रहा है। सीधे जौनपुर लिए चलते हैं, हमारे साथ विवेक बने हुए हैं। विवेक, जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और जनता से अपील की है कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट करें, सोच समझकर अपनी कल्याणकारी सरकार चुने, किस तरह से मायावती के इस ट्वीट को देखें? बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया, तो उससे पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील किया है कि लोग अपने घरों से निकले, मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं और एक अच्छी सरकार चुने, एक अच्छा सांसद चुने। और लगातार जो है बहन जी का, जो सुप्रीमो जी का इस तरह से जो ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और तमाम ऐसे मुद्दों पर वोट करें और एक दमदार सरकार बनाए। अब कहीं ना कहीं जो है जनता तय करेगी, जनता का फैसला है, जनता किसे चुनती है। हालांकि हर पार्टी अपनी नीतियों के बारे में बता रहे हैं। अब लगभग 8 बजने जा रहा है, जो बूथों की जो तस्वीर है जो हम देख रहे हैं, बूथों पे एक लंबी लाइन लगनी शुरू हो चुकी है। लोग जो है उत्साह है और लोकतंत्र के महापर्व पर लोग जो हिस्सा ले रहे हैं जी। और कोशिश यही कि जिस तरह से तमाम अभियान चलाए गए, तमाम दिग्गज जो है जनता से अपील कर रहे हैं, तो कोशिश यही कि एक अच्छा मतदान प्रतिशत अब की बार उत्तर प्रदेश से देखने को मिले। विवेक, बने रहिएगा, आऊंगी आपके पास। अजीत का रुख कर लेते हैं, अजीत दिल्ली से है। अजीत, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो लक्ष्य अब की बार लेकर चल रही है 370 पार, और एनडीए की बात करें तो अब की बार 400 पार, और दिल्ली की जब 7 लोकसभा सीटों की बात आती है 2014 से 7 सीटों पर कमल खिला हुआ है। अब की बार हमने देखा किस तरह से तमाम दिग्गजों ने रैलियां की, और खासकर पीएम मोदी ने तो कमान संभाली ही, दिल्ली में रैली की ही, लेकिन तमाम जो बाकी दिग्गज हैं, अगर जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या तमाम बाकी मुख्यमंत्री हो अलग अलग राज्यों के, उन्होंने भी दिल्ली पहुंचकर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनके लिए प्रचार प्रसार किया। उसमें किस तरह से आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से स्टार प्रचारकों को दिल्ली में उतारा गया, उसका कितना फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें कि हैट्रिक की बात है, भाजपा इस बार हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी में है, और इसी का परिणाम है कि भाजपा ने अपने तमाम दिग्गजों को इस बार दिल्ली में चुनावी मैदान में उतार दिया। चाहे अगर हम बात करें दिल्ली में, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में भी एक बड़ी विशाल रैली की। इससे पहले
इस दिल्ली में भी उन्होंने बड़ी विशाल रैली की। और अगर मैं बात करूँ इसके अलावा तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे शहरों के उत्तराखंड के भी जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर भाजपा के समर्थन में जो प्रचार करने पहुंचे। इसके अलावा अन्य राज्यों के उप मुख्यमंत्री या फिर अगर बात करें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ऐसे तमाम दिग्गजों को इस चुनावी मैदान में भाजपा के समर्थन में लोगों के बीच में उतारा गया, ताकि लोगों के बीच में भाजपा का जो संदेश है वो पहुंचाया जाए। तमाम मुद्दों को लेकर के जो भाजपा का जो संदेश है वो पहुंचाया जा सके। और अब सबकी तो निगाहें आज दिन भर होने वाले चुनाव प्रक्रिया में आकर टिकी हुई है। हालांकि तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी तरफ से जीत का आसाम भर रहे हैं। अभी जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की, तो समय समय पर सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं, ताकि जैसे जैसे अगर मतदान प्रतिशत बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उनकी जीत की संभावनाओं को भी कहीं ना कहीं उनकी जीत की संभावना में और भरोसा जो है वो कायम होगा। तो यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, सभी लोग मतदान बढ़ाने के लिए लोगों से अपील भी कर रहे हैं। और अगर भाजपा की बात करें तो इस लगभग 1.5 से 2 महीने के चुनावी प्रचार अभियान में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, ताकि न केवल दिल्ली की 7 सीटों पर अपना कब्जा जमाया जा सके, बल्कि जीत की हैट्रिक भी बंद कर पाए। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है कि भाजपा 370 पार और एनडीए 400 पार, और हर बार चुनावी नारों में, चुनावी प्रचार के नारों में ये देखने को मिला है। बिल्कुल अजीत, क्योंकि जब लक्ष्य इतना बड़ा है तो यही वजह है कि हर सीट पर पुरजोर मेहनत भारतीय जनता पार्टी या तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से करी गई। बने रहिएगा, आगे भी चर्चा करेंगे। कमल किशोर के पास चलते हैं। कमल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो लक्ष्य लेकर चल रही है, अब की बार 400 पार, जब लक्ष्य इतना बड़ा, हर सीट अपने आप में महत्वपूर्ण, वही जहां इंडिया गठबंधन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हम सरकार में आ रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं, देश जो है परिवर्तन चाहता है। एनडीए की तरफ से अपना नारा दिया जा रहा है कि हम 400 पार अब की बार ला रहे हैं, पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनेगी। किस तरह से तमाम दावों को देखा जा सके। और साथ ही सवाल ये भी कमल आपसे कि जिस तरह से हमने पहले देखा, जब प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई थी, पहले चरण के दौरान अरविंद केजरीवाल जेल में थे, उसके बाद जिस तरह से उन्हें अंतरिम जमानत दी गई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत दी गई, और दिल्ली में चुनाव से पहले उन्होंने पूरी तरह से प्रचार प्रसार में जुट गए, रैलियां की। कितना असर उस चीज का, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई और उसके बाद वो प्रचार प्रसार में जुटे, उसका कितना असर ग्राउंड पर? देखिए रिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस समय चुनाव का जब माहौल चल रहा है, एकदम गर्म माहौल चल रहा है, और सभी पार्टियां अपने चुनाव को लेकर, अपने अपने मुद्दों को लेकर दावे करती नजर आ रही है। और भाजपा जब शुरू से, जब चुनावों का जब ऐलान हुआ तो भाजपा ने 400 पार का नारा दिया, और उसी नारे को लेकर अभी भी चल रही है। अब बात करते हैं अलग पार्टी की, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम यहाँ पे दिल्ली में जो 7 सीटों से बिल्कुल जीत चुके हैं। अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने जो कांग्रेस हो, भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, अपने अपने जीत को लेकर यहाँ पर दावे करती हुई नजर आ रही है। और ये जो अरविंद केजरीवाल है, जब जेल के अंदर से तो अलग मुद्दे पे आकर जेल से बाहर आए तो एक अलग ही माहौल बना, क्योंकि जब उन्होंने एक नारा दिया था वोट करेंगे जेल से वो, लेकिन जब केजरीवाल बाहर आए तो अलग, बिल्कुल, यानी जहां इंडिया गठबंधन जो है अपने जीत के दावे कर रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह चुकी है कि अगर जनता जो है उसका विश्वास हमारे ही साथ है। अब देखना होगा, क्योंकि इंतजार करना पड़ेगा कि जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है। कमल, बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक, आपका भी, और राकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इंडिया वॉइस पर इस महा कवरेज जो है ये लगातार जारी है। छठे चरण में आप बात करें तो 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।